12 से 18 नंबर के बीच में अंक पूछे जाने की संभावना होती है। अर्थात ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है तरंग प्रकाश की, जिसमें आज लेक्चर नंबर 5 है हम लोगों का, और पढ़ रहे हैं व्यतिकरण इंटरफेरेंस। हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या करते हुए व्यतिकरण के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। आज व्यतिकरण में हम लोग सीखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और पढ़ेंगे संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशंस होती हैं उनको सीखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही खास रहने वाला है प्यारे बच्चों, शानदार जानदार रहने वाला है। एक बात और आपको बता दूं, कल आप सभी के लिए महामैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि प्यारे साथियों चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 फर्स्ट पेपर वो बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म बिल्कुल अलग है। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये है एकदम लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स की ब्रांच के बारे में सीख रहे हैं। और पूरा का पूरा सेकंड पेपर अभी आगे पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, अर्धचालक पढ़ेंगे। तो वो सब कुछ आपके फर्स्ट पेपर से बहुत कम मैच करता है, इसलिए फर्स्ट पेपर को हम कहीं भूल ना जाएं। फर्स्ट पेपर की बातों को कहीं हम छोड़ ना दे पीछे, उसको रिवीजन में फिर पता लगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो। इसलिए प्यारे साथियों महामैराथन क्लास होती रहती है, होती रहेगी। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या 1 दिन संडे को ही सही मैराथन क्लास लेकर के आना जरूरी हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस बात को याद रखें कि आप सभी के लिए हमें रिवीजन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो 95% से अधिक अंकों का लक्ष्य से हम पीछे हट जाएं। अर्थात हम उन अंकों को प्राप्त करने में बाद में डर लगे, नहीं, पहले से ही कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो, इतने प्रश्नों को हल कर लें कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा सा पीक पर बना रहे। तो कल प्यारे साथियों 250 से अधिक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। तो कल का लेक्चर बहुत ही खास रहेगा प्यारे बच्चों। कंप्लीट बुक 1 के लेक्चर क्वेश्चन होंगे शाम में 6:30 बजे। आप सभी को तो आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए, तो प्यारे साथियों आज के लिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे दोस्तों का, मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत करता हूं आप सभी बच्चा पार्टी का, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6:30 बजे जरूर जरूर आना होगा, ठीक है। तो शाम के 6:30 बजे कल महामैराथन होगा, ठीक है। टाइम बता दिया, ध्यान से सुन लिए होंगे, ठीक है। चलो, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, तो हाँ केमिस्ट्री का भी महामैराथन होगा जो कि दोपहर में होगा, वो 10 या 11 बजे से है। और बायोलॉजी का जो महामैराथन अगले संडे होगा, फिर बायोलॉजी और मैथ ऐसे करके रिपीट रहेगा, बायोलॉजी और शायद इंग्लिश हो। तो ऐसे करके 2-2 सब्जेक्ट का होगा, एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं कराए जा सकते। आप लोगों को भी फिर अन्य सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है, और 3-4 घंटे 2 सब्जेक्ट का चल गया, हो गए 8 घंटे। तो आपके रिवीजन के लिए इतना टाइम बहुत है, ठीक है। चलो आइए, अब सीखने का आया, चलो हम लोग पढ़ेंगे संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण क्या होते हैं, इनके कंडीशंस क्या है, उसको बारे में आज पढ़ना है। और फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। कल क्या सीखा था वो भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। कल क्या सीखे थे वो आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना। 2 तरंगे, एक सेकंड, हाँ चलिए। तो कल हमने बताया था कि किस प्रकार से ये व्यतिकरण की घटना होती है, किस प्रकार से व्यतिकरण की घटना होती है। एक तरंग इधर से आई, एक तरंग इधर से आई, 2 समान तरंगे, मतलब समान आवृत्ति की तरंगे हैं, इनमें कलांतर ना हो। ऐसी तरंग स्रोत जिन तरंगों के बीच में कलांतर ना हो वो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, या कलांतर स्थिर हो उन्हें क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो ये जिन भी स्रोत से आ रही, मान लो ये स्रोत S1 है, ये स्रोत S2 है, इसकी तरंग है y1 इक्वल टू क्या था, a1 साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। याद करो, ये चीजें एकदम हमेशा याद रहनी चाहिए। इसकी तरंग की समीकरण y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, ये था। लेकिन जब बिंदु P पर ये तरंग पहुंची पार्टिकल P के पास, पार्टिकल P को y1 तरंग नीचे ले जाना चाहती है, पार्टिकल P को y2 तरंग ऊपर ले जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में ले जाना चाहती हूं। तो उस माध्यम के कण का कितना विस्थापन होगा, इसकी इक्वेशन क्या मिली थी, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस के x1, फिर y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 था, है ना। y1 प्लस y2 करके तो y1 प्लस y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा t प्लस के x2। ये x1 और x2 क्या है, तो इस तरंग द्वारा चली गई दूरी x2, इस तरंग द्वारा चली गई दूरी x1। कल हम लोगों ने निकाला भी था कि ये भैया कला में अंतर है दोनों में। देखो ना, जब दोनों तरंगे चली आई तो कला में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लेकिन कला में नहीं है टोटल कोणीय आवृत्ति, क्योंकि ओमेगा सेम रहता ही है।
x1 एक्चुअल में क्या है, पथ में अंतर है, तभी भी तो यहां पर पाथ डिफरेंस निकला। कैसे, ओमेगा टी। अब हम लोग पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई निकालते हैं तो कहते हैं फाई टू माइनस फाई वन, तो डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू की वैल्यू ये रही ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, फिर माइनस करके फाई वन की वैल्यू टोटल ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। हल करते हैं, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट। अच्छा प्लस में है ना, यहाँ प्लस में है और ये माइनस हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू के कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में मिलता है x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 क्या है, पथांतर है, इसीलिए डेल्टा फाई बराबर के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। ये है, ये पथांतर और डेल्टा फाई कलांतर। तो इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशंस प्राप्त किए थे। फिर तीव्रता का समीकरण बताया गया था, आयाम का समीकरण बताया गया था कि किसी भी तरंग परिणामी, जो यहां पर परिणामी तरंग बनी, जो इस पार्टिकल के पास दो तरंगों के जुड़ने के बाद इस पार्टिकल का मोशन हुआ, ठीक है, पार्टिकल का जो मोशन हुआ उसके लिए इक्वेशन क्या बनी, तो उसकी तीव्रता क्या होगी, उसका आयाम क्या होगा, ये सभी बातें प्यारे साथियों लिखी गई थी, पढ़ी गई थी और समझा गया था। फिर मैंने कहा था ऐसी घटना जब तरंगे कई जगह से आती हैं, मिलती हैं, हो सकता है ये दो तरंगे मिल रही हूं कहीं पर, और तरंगे मिल रही हूं, और जगह पर मिल रहा होगा तरंग, फिर यहां मिल रही होगी, यहां मिल रही होगी, कहीं पर अलग अलग तरंगे मिल रही होंगी। तो प्यारे साथियों कई बार ऐसा होता है कि परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और कई बार ऐसा होता है परिणामी तीव्रता कम होती है। ठीक है, परिणामी तीव्रता कम होती है। तो तीव्रता कम और अधिक, इसका सर क्या अभिप्राय है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये बात जानेंगे। ठीक है, तो चलो सिंपल सा बहुत अच्छे से हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा प्यारे साथियों, बस जैसा मैं कहता चलूं वैसा नोट करते हुए जरूर चलिएगा, वैसा नोट करते हुए जरूर चलिएगा, तभी मजा आएगा। एक तरफ प्यारे साथियों हम लोग लिख लेते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या, बच्चा पार्टी एक तरफ लिखेगी संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, या तो फिर ये लाइन दोनों तरफ डिफरेंस बताते हुए चलें, ठीक है, या तो एक साथ कहो तो बता दें संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, फिर विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, ऐसा बता दें, जैसा आप बताएं। डिफरेंस बताते हुए चलें संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण एक तरफ, दोनों को लिख करके एक एक तरफ, या फिर पहले संपोषी व्यतिकरण का सारा टॉपिक बता दें और फिर विनाशी व्यतिकरण का सारा टॉपिक बता दें। मुझे लगता है डिफरेंस में ज्यादा याद रहेगा, है ना, डिफरेंस में। तो मैं अपनी समझ से आपको डिफरेंस करके बता रहा हूं, तो सब कुछ याद रहेगा एक साथ, है ना। हाँ बिल्कुल। तो संपोषी व्यतिकरण मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। चलो बच्चा पार्टी ये। इसके बाद विनाशी व्यतिकरण क्या होता है अभी बताते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहां होता है और संपोषी व्यतिकरण कहां होता है, ये मैंने लिख दिया था। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को समझा दिया था। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये हुआ संपोषी व्यतिकरण और ये हुआ प्यारे साथियों विनाशी व्यतिकरण। ओके गुरुजी, आपकी कही बात सर आंखों पर। अब बताते हैं, एक एक बात समझाते हैं। संपोषी व्यतिकरण हो, विनाशी व्यतिकरण हो, तो संपोषी व्यतिकरण वहां होता है जहां पर जब दो तरंगे टकराई तो उस माध्यम के कण को, उस माध्यम के कण को वो अधिक विस्थापित हुई, तीव्रता वहां पर अधिकतम हुई। तो संपोषी व्यतिकरण में प्यारे साथियों जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई और सफिक्स में छोटा सा आर, कल याद करो, ये क्या होगा, अधिकतम होगा हमेशा। कहां पर, तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, अधिकतम होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। जबकि प्यारे साथियों यहां पर विनाशी व्यतिकरण की अगर हम बात करेंगे तो विनाशी व्यतिकरण में जो तीव्रता होगी आई आर रिजल्टेंट, विनाशी व्यतिकरण में जो होगा वो होगा न्यूनतम। तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी प्यारे साथियों, न्यूनतम, न्यूनतम। और न्यूनतम का मतलब मिनिमम होगी, मिनिमम होगी। मतलब जो एसएचएम होगा, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन उस पार्टिकल का, अर्थात वो उसकी तीव्रता कम होगी, उसके ऊपर मतलब अपनी जगह विस्थापित होने की तीव्रता जो होगी वो कम होगी विनाशी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में ज्यादा होगी। अच्छा, यहां आयाम क्या होगा, आयाम एम्पलीट्यूड ए रिजल्टेंट वो भी क्या होगा, अधिकतम ही होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम। और यहां पर आयाम क्या होगा भैया, कम होगा। यहां पर आयाम जो होगा विनाशी व्यतिकरण में, आयाम ए आर की मैं बात कर रहा हूं, वो न्यूनतम होता है। अब यही बातें आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेंगी। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि निम्न में से विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन कथन सत्य है,
अब वहां पर दे दिया कि तीव्रता अधिकतम होती है तथा आयाम न्यूनतम होता है, या तीव्रता अधिकतम होती है तथा आयाम भी न्यूनतम होता है, या तीव्रता न्यूनतम होती है तथा आयाम भी न्यूनतम होता है, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए, लेकिन अब आपने पढ़ रखा है कि भाई हाँ विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन यह है कि तीव्रता भी न्यूनतम, आयाम भी न्यूनतम, तो टिक क्या करोगे? उस ऑप्शन को टिक करोगे। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट जब समझ लोगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, इसलिए एक तरह से पैटर्न से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ। तो और मैंने एकदम एग्जांपल विजुअल आपको दिखाने का प्रयास किया है कि दो तरंगे आई टकराई, ये दोनों तरंगे अगर एक ही दिशा में कण को ले जाना चाहेंगी तो जुड़ जाएंगी, अधिकतम तीव्रता हो जाएगी, आयाम अधिकतम हो जाएगा, ज्यादा ऊपर उठेगा कण, तो उस हिसाब से फिर क्या होगा? वहां संपोषी व्यतिकरण होगा, उस जगह की बिंदु ज्यादा चमकदार होगी, तो इस वजह से संपोषी व्यतिकरण। अगर एक इधर लेना जाना चाह रही है माध्यम के कण को, एक तरंग इधर ले जाना चाह रही है, तो उनमें विपरीत का क्रम हो गया। अब वहां पर व्यतिकरण जो बन रहा है वो न्यूनतम बन रहा है, अर्थात विस्थापन जो है बहुत थोड़ा हो रहा है, तीव्रता भी न्यूनतम है, तो ऐसी स्थिति में वहां विनाशी व्यतिकरण। अच्छा, अगर तीव्रता और एम्पलीट्यूड के हम सूत्र लिखना चाहें, ठीक है, अगर फार्मूले लिखना चाहें बच्चा पार्टी, तो बताओ सूत्र क्या होंगे? अगर आई आर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो सर ये होगा आई आर रिजल्टेंट, याद रखना क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और इनटू का cos फाई। भाई यही सूत्र लगाएंगे, यहां भी यही सूत्र लगाएंगे, सूत्र वही यहां पर भी लगाएंगे, सूत्र तो दोनों के लिए सेम होगा, सूत्र तो दोनों के लिए सेम। अच्छा सुनो बताते हैं, अभी हम यहां पर सूत्र लिख रहे हैं दोनों के लिए, फिर वैल्यू अलग अलग रख के निकालेंगे। होता तो सूत्र तीव्रता का यहां पर अलग है और यहां पे तीव्रता का अलग सूत्र आएगा, आयाम का सूत्र यहां अलग आएगा, यहां का अलग आएगा, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल वाला फार्मूला है, ये चाहे व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण वाली जगह पर लगाओ या विनाशी व्यतिकरण के लिए, दोनों के लिए तीव्रता का सूत्र यही है। अगर एम्पलीट्यूड वाला सूत्र की बात करेंगे तो ए आर बराबर क्या होता है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, यही होता है। सेम यही सूत्र यहां पर लिख सकते हैं भैया, कि यहां पर भी किसी की वैल्यू जब निकालेंगे तीव्रता की, या अभी हम कंडीशन नहीं पढ़े ना, तो इसलिए सूत्र यही लिख रहे हैं। संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण की अभी एक एक कंडीशन बताऊंगा बच्चों, तब आपको समझ में आएगा। सूत्र यहां क्या? वही आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। आयाम की बात होगी तो ए आर बराबर A1 स्क्वायर, अच्छा यहां पर अंडर रूट लगा रहेगा, यहां अंडर रूट नहीं लगाया, यहां पर भी अंडर रूट, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, 2A1 A2 cos फाई। ये चीजें अगर अभी पता है तो आगे समझने में आसानी हो जाएगी। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, अगर ऐसा लिख रहे हो वेरी गुड, अंडर रूट लगा करके आप कमेंट वमेंट कर रहे हो तब तो ये बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि यहां संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, संपोषी व्यतिकरण में क्या होती है? परिणामी तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण में बच्चा पार्टी क्या होती है? परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें पहला पॉइंट ये, परिणामी तीव्रता क्या होती है अधिकतम के लिए? तो अधिकतम होती है तो इसकी कंडीशन क्या होगी? ध्यान से सुनना, अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए। अब आप देखिए सूत्र, ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तीव्रता अधिकतम बतानी हो या आयाम अधिकतम बताना हो, दोनों ही कंडीशन में किस पर निर्भर करेगा? तो प्यारे साथियों, तीव्रता यहां पर फाई, कोणांक देखिए कि फाई जो है ये कितना अधिकतम होता है। कॉस के लिए क्या होता है अधिकतम? 1। ध्यान से सुन लो, ये जानते हो कि नहीं? देखो मैं इधर बता रहा हूं आपको प्यारे बच्चों, जो कॉस थीटा अगर है, अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू अधिकतम जो होती है और बाकी सभी मान 1 से छोटे होते हैं, मतलब +1 होगा, तो ये सबसे अधिकतम वैल्यू है कॉस की। कितने भी डिग्री रख लो, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 260 डिग्री, 720 डिग्री, 745 डिग्री, कितने भी डिग्री कोण का मान रख लो, यहां पर कुछ भी रख लो, +1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है। 1/2, 1/√2, √3/2, 0, -1, -1/2, -√3/2, ये सब आएगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं आएगा, तो ये अधिकतम मान हुआ। अगर यही cos थीटा का कहले न्यूनतम मान बताओ तो -1 होता है, इससे छोटा मान कोई नहीं होता, -1। साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा का अधिकतम मान कौन सा होता है? +1 होता है साइन थीटा का भी मान, लेकिन साइन थीटा का न्यूनतम मान 0 हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप याद रखिए कि मतलब अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो अधिकतम के लिए एक कंडीशन ये होगी कि अधिकतम के लिए cos फाई को, अधिकतम के लिए cos फाई बराबर क्या होना पड़ेगा? +1 लेना पड़ेगा। cos फाई बराबर +1 लेना पड़ेगा, और +1 कब आएगा?
सबसे बड़ी समस्या ये है कि cos फाई बराबर +1 आना चाहिए, और प्लस का 1 किन कंडीशन में आएगा? तो आप कहेंगे सर गुरुजी अगर फाई बराबर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? +1, कामा cos 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 360 को क्या लिखेंगे? 2 पाई प्लस का 1। भाई 0 और 360 घूम के आइए पूरा चतुर्थांश तो वहीं पर पहुंचेंगे, 2 पाई। इसी प्रकार प्यारे साथियों 4 पाई, इसी प्रकार 6 पाई, ठीक है, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। मतलब इन कोणों पर cos फाई की वैल्यू क्या होगी? +1 होगी। इन कोणों पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इन कोणों पर cos फाई की वैल्यू क्या होगी? +1 होगी प्यारे बच्चों। क्या होगी? +1 होगी, +1 होगी। ठीक, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू यहां पर 0, 2 पाई, 4 पाई, तो 2n पाई, 2n पाई इसको बोलेंगे। यही कलांतर है किसके लिए? समपोषी व्यतिकरण के लिए इस प्रकार का कलांतर होना चाहिए। समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर इस प्रकार से होना चाहिए। ये एक फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बना कि अगर कहीं पर भी समपोषी व्यतिकरण है तो कलांतर इस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि जहां पर ये बताना है, जहां n बराबर क्या हो सकता है? तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। जरा देख लो, 0 रख के देखोगे तो पूरा टर्म 0 आएगा, 1 रखोगे n बराबर 1 तो 2 पाई आएगा, n बराबर 2 रख के देख लो, 2 दूनी 4, 4 पाई आएगा, n बराबर 3 रख के देख लो, 3 दूनी 6, 6 पाई आएगा। अर्थात इस प्रकार से मैंने इसको रूप दे दिया 2n पाई लिख करके कि अगर ये n बराबर 0, 1, 2, 3 वैल्यू रखेंगे तो प्यारे बच्चों ये ऊपर का कोणांक हमें मिल जाएंगे। कलांतर ये होना चाहिए, इन्हीं कलांतरों पर +1 होता है। अर्थात जब भी कहीं पर समपोषी व्यतिकरण होगा, अर्थात जहां कहीं भी तीव्रता अधिक होगी, जहां कहीं भी चमक ज्यादा होगी, मान लो अभी आप लोग देख रहे हैं यहां पर चमक आपको थोड़ी सी लाइट की ज्यादा दिख रही है, और नो यहां पर चमक आपको नीचे थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है कि नहीं? यहां पर नीचे, इसका मतलब यहां पर समपोषी व्यतिकरण बन रहा होगा। वैसे ये बड़े पार्टिकल में होता है इंटरफेरेंस का काम, लेकिन ये तरंग के गुण को दिखाता है। तो वही चीज है, यहां पर समझना, थोड़ा बस ओरली इमेजिनेशन करना है। तो मान लो यहां पर चमक ज्यादा है, इस जगह पर इस हिस्से पे दिख रही ना लाइट जो यहां पर लगी है, उनकी वजह से यहां पर तरंग ज्यादा चमक दिख रही है। तो इसका मतलब अगर यहां पर चमक ज्यादा है, यहां पर चमक ज्यादा है, तो यहां पर समपोषी व्यतिकरण, और यहां की स्थितियां ये होंगी कि फाई की वैल्यू +1 के लिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई होगा, और फाई 2n पाई, ये एक वैल्यू इनके लिए समरूप तरीके से बना लिया। तो ये हुआ प्यारे साथियों क्या? कलांतर, कला के लिए। अगर पथांतर की बात करेंगे, किसके लिए? पथांतर, डेल्टा एक्स पथांतर के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? पथांतर, अच्छा पथांतर डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा? अभी प्यारे साथियों यहां पर मैंने बताया डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान में लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहीं से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लो। डेल्टा एक्स बराबर ये इसके गुणा में आ जाएगा, मतलब लैम्डा अपान में 2 पाई इंटू डेल्टा फाई हो जाएगा। बोलो क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी? डेल्टा एक्स को रोको, लैम्डा इधर गया इसके गुणे में, 2 पाई इसके बटे में, लैम्डा अपान में 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपान में 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, या केवल फाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू का फाई। अब यहां पर फाई के मान रखने पर, यहां फाई के मान रखने पर, अरे फाई के मान रखिए, फाई के कोई भी मान यहां पर रखिए। फाई का मान 0 रखिए, फाई का मान 0 रखिए, फाई का मान 2 पाई रखिए, फाई का मान 4 पाई रखिए, फाई का मान 6 पाई रखिए। समझ रहे हैं? तो हम यहां पर अगर, और सीधे सीधे फाई का मान क्या रखिए? 2n पाई। फाई का मान सीधे सीधे यहां पर क्या रख दीजिए? 2n पाई। तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी क्या? डेल्टा एक्स बराबर मिल जाएगा क्या? लैम्डा अपान में 2 पाई, पाई की वैल्यू ये वाली, इंटू में 2n पाई, 2n पाई, सॉरी हाँ 2n पाई। क्या कैंसिल आउट हो रहा है बाबूजी? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, क्या मिला? n लैम्डा मिला। क्या मिल गया? n लैम्डा मिल गया, अर्थात बराबर में n लैम्डा। ये डेल्टा एक्स बराबर प्यारे बच्चों आ गया n लैम्डा। ये पथांतर की वैल्यू मिल गई। किसका फार्मूला? पथांतर का। ये कलांतर का। कहां के लिए? समपोषी व्यतिकरण के लिए, ना कि विनाशी व्यतिकरण के लिए। यहां भी बताओ, यहां पर बताओ n बराबर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन होगा। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन हो सकता है। तो यहां पर हम लोग बच्चा पार्टी बात किए किसके लिए? यहां पर बात किए कलांतर के लिए, ठीक है। यहां पर बात किए कलांतर के लिए, यहां पर हमने बात की पथांतर के लिए। कहां के लिए? तो समपोषी व्यतिकरण के लिए। कहां के लिए? तो समपोषी व्यतिकरण के लिए। तो ये फार्मूला जो बना प्यारे साथियों, ये पथांतर का बना, पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए समपोषी व्यतिकरण में। ठीक है, ऐसे ही प्यारे साथियों यहां देखना है विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा। आइए, यहां की फर्स्ट कंडीशन, वहां भी फर्स्ट अधिकतम के लिए था, अब ये यहां पर बताओगे न्यूनतम के लिए क्या होगा।
न्यूनतम के लिए याद नहीं करा, मतलब रटा नहीं रहा हूं, याद कराने का प्रोसेस बता रहा हूं जो हमेशा के लिए याद रहेगा। इनसे बहुत ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनेंगे। निम्न में से कौन फार्मूला संपोषी व्यतिकरण को व्यक्त करता है? एन लैम्डा 2 पाई अपान में एन लैम्डा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना देगा और फिर बताएगा कि ये ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इन कंडीशंस को 0 1 2 3 कौन बता सकता है? संपोषी व्यतिकरण की 0 1 2 3 कौन हो सकती है? निम्न में से एन की वैल्यू हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव बनते बहुत हैं। अगर प्रोसेस पता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में छपा है, तो उत्तर देने में कभी पीछे नहीं हटोगे। और मेरा काम है इनको समझाना, रटाना नहीं, एक एक स्टेप। देखो न्यूनतम के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों? न्यूनतम के लिए प्यारे बच्चों cos फाई क्या हो सकता है? -1 हो सकता है। सबसे न्यूनतम वैल्यू है ना? ठीक ऐसे ही cos फाई की वैल्यू -1। तो फाई की वैल्यू यहां पर क्या बनेगी? पाई बराबर बताओ क्या हो सकता है? मतलब -1 cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो किन में -1 होती? पाई का मान अगर यहां पर प्यारे बच्चों cos 180 डिग्री का मान होता है -1, सबसे पहले यही मिलता है। cos 180 डिग्री पर -1 मिलता है। फिर 540 डिग्री पर, 540 डिग्री पर क्या मिलता है? -1। तो ऐसे प्रोसेस में मिलता जाता है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं कि भैया पाई, एक 180 वैल्यू को क्या लिखते हैं? पाई के रूप में, रेडियन में, तो पाई लिखते हैं। पाई पर मिलता है -1। और किस पर -1 मिलता है बताया अभी? 540 मतलब होगा 3 पाई पर। 3 पाई cos 3 पाई की वैल्यू भी -1 होगी। क्रम से आगे बढ़ो, 5 पाई की वैल्यू भी -1 होगी, 7 पाई की भी वैल्यू माइनस होगी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब इसको इस रूप में n के पद में इस प्रकार बदलो कि ये इस जैसे यहां पर दिखाए, ठीक वैसे ही इसको भी दिखा पाओ। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं प्यारे बच्चों, पाई इक्वल टू 2n - 1 इंटू 2n, जैसे यहां पर 2n पाई है, वैसे यहां पर वैल्यू बनती 2n - 1 इंटू पाई, ये बनेगा। अब सर कहेंगे यहां n बराबर क्या 0 लिखेंगे? क्या पहला आपका मान 0 है? क्या आपका पहला मान 0 है? अगर 0 रख देंगे तो माइनस का पाई आ जाएगा। देख लो, 2 इंटू एन की वैल्यू 0 रखिए, -1 इंटू का पाई। ठीक, अब देखो ये तो 0 हो गया, -1 का गुणा पाई से होगा तो -1 पाई आएगा। क्या माइनस पाई है? माइनस पाई की वैल्यू -1 है? नहीं, माइनस पाई की वैल्यू -1 नहीं होती, +1 होती, गलत हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों यहां जो ये बना है ना 2n - 1, ये विषम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, देख लो ना विषमित हो 1 3 5 7, इस प्रकार से इनको। अब यहां पर जहां n बराबर क्या होगा? n बराबर 1 कामा, अच्छा अब देखो 1 रख के देख लो, 2 इंटू 1 -1 इंटू पाई, तो 2 2 एकम 2 1, 2 में 1 घटा पाई, तो पाई बचेगा। अच्छा यहाँ n बराबर जरा 2 रख के देख लो, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 इंटू पाई, क्या बचा? 3 पाई। अर्थात 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 एंड सो ऑन। अब समझ में आया कि संपोषी व्यतिकरण में n की वैल्यू यहां पर 0 हो सकती है, लेकिन विनाशी व्यतिकरण में n की वैल्यू 0 नहीं रखनी। यही सब सीखना है और यही सब समझ में आना चाहिए। ये जो कंडीशंस पढ़ रहे हो इधर की, अब विनाशी व्यतिकरण की पढ़ रहे हो, इसमें तो ये कलांतर की बात थी। अब आती है बात प्यारे साथियों पथांतर की। चलिए तो दूसरी कंडीशन में पथांतर के लिए पढ़ते हैं, डेल्टा x। तो प्यारे साथियों वही काम, डेल्टा x बराबर क्या होगा? लैम्डा अपान में 2 पाई, जैसे यहां पर लैम्डा अपान में 2 पाई, वैसे यहां पर भी पाई, यहां पर भी वही फाई के मान, क्या यहां फाई के मान रखने पर, यहां भी वही काम करना, यहां पाई के मान रखने पर, पाई के मान रखने पर, समझ रहे हो? पाई के मान क्लास रखने पर, बहुत पीटेंगे, रिकॉर्ड क्लास है तो फलानी क्लास है। समझने पे ध्यान नहीं देना है। अभी मुश्किल से हम 2 टॉपिक पढ़ा पाए, एक ये बता पाए तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण में कितना आगे चले, और ये कल का थोड़ा सा रिवीजन कराए और आगे आ रहे हैं। आपके कमेंट में हम क्या पढ़े? क्रैश कोर्स हो रहा है सर, अभी क्रैश कोर्स कब हो रहा है सर? सर कलांतर और पथांतर क्या है? पिछला लेक्चर नहीं देखा आपने? कला मतलब कला में अंतर, कलांतर मतलब कला में अंतर, और कला क्या होती है? ओमेगा टी प्लस के एक्स, कल बताया गया पूरा। पथांतर मतलब जो उनकी चलने में पाथ डिफरेंस है, अभी बताया। लेट जुड़े हो मुझे पता, इसीलिए कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। जो बच्चे आज का जो टॉपिक चल रहा है, मेन टॉपिक पर कमेंट नहीं आ रहा है, ऊपर पूछ रहे हैं, कल गुमशुदा थे कहीं पर, गुमशुदा की तलाश है ना। आनंद सर भी लाइक, फील ना आए पैसा वापस, बिल्कुल सही बात है सर। हम कॉपी पे नहीं लिखते हैं, लिखना बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ समझो बाद में लिखना। जब आपको समझना, मैं कहूं समझो ज्यादा, तो फिर लिखना बंद कर देना चाहिए, पैनल पीडीएफ से लिख लेना। चलो तो यहां पर लैम्डा अपान में 2 पाई और फाई के मान रखने पर, हाँ समझ में आ रहा है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपान में 2 पाई इंटू फाई। फाई के मान यहां ये वाले रखिए, फाई का मान ये वाला रख दीजिए, यहां पर क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स
इज इक्वल टू लैम्डा अपान में 2 पाई, और पाई की वैल्यू टोटल क्या है 2n-1 इंटू का पाई। पाई ने पाई को बोले तो खलास कर दिया। बचा क्या, बचा प्यारे साथियों डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 और इंटू में 2n-1, लैम्डा बाई 2 इंटू 2n-1। अब यहां भी वही बात है, जहां पर बताओ n की वैल्यू क्या हो सकती है, जहां n बराबर क्या बताओ 0 रखेंगे तो माइनस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। एक रखेंगे तो 2 में, ये विषम संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका ही है भैया, एक रखेंगे तो 2 में 1 गया, एक बचा लैम्डा बाई 2। यहां भी वही n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अर्थात यहां पर n की संख्या 1 से शुरू हो रही है और यहां पर n की संख्या 0 से शुरू हो रही है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। बात समझ गए? आइए, तो ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी और डिफरेंस बताना है, अभी और डिफरेंस बताना है बच्चा पार्टी। ध्यान देना। दूसरा यहां पर क्या पढ़े, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। अच्छा, अब तीव्रता की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों तीव्रता। इसका तीव्रता का मान कहां पर, तो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान क्या होगा। हम जान रहे हैं कि cos फाई इज इक्वल टू प्लस का 1 होना चाहिए अधिकतम तीव्रता के लिए। तो प्यारे बच्चों अगर तीव्रता के सूत्र में आई आर कहां पर, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू का cos फाई। जब cos फाई बराबर प्लस 1 है बच्चा पार्टी, जब 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 cos फाई इज इक्वल टू प्लस का 1, तब अब cos फाई इज इक्वल टू प्लस का 1 रहेगा तो आई आर बराबर क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू हमेशा प्लस 1 रहेगी संपोषी व्यतिकरण में। ये क्या बना ए, अच्छा देखो थोड़ा सा यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ इनकी वैल्यू प्यारे बच्चों, क्या कर दे रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ। फिर से ध्यान देना, फिर से ध्यान देना। यहाँ जो I1 लिखा है ना, इसको क्या मैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। बोलो I2 को अंडर रूट I2 लिख सकता हूँ? बोलोगे यस सर। क्या अब बस 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 आगे नहीं, 2 अंडर रूट I1 2 अंडर रूट I2 लिखा, ये वैसे ही लिखा हुआ है। और I1 और I2 को थोड़ा सा चेंज करके लिखा, क्या अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर। ये बात वैल्यू वही है, I1 ही है भाई, स्क्वायर से अंडर रूट काट दोगे, बात तो वही है। लेकिन देखो अब देखने में क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आई आर बराबर प्यारे बच्चों मिलेगा, आई आर बराबर मिलेगा I1, लेकिन I1 a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का क्या होल स्क्वायर। ये I क्या है मैक्सिमम, चाहे R लिख लो यहां पर, I लिख लो, आई आर लिखो या I मैक्सिमम लिखो। ये प्यारे बच्चों संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता का सूत्र है, संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता का सूत्र है। अगर विनाशी व्यतिकरण की बात होगी, यहां पर भी तीसरा पॉइंट, तीव्रता यहां पर भी ज्ञात करना है। ये कहां की बात हो रही, विनाशी व्यतिकरण की बात हो रही। यहां पर cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहां पर +1, यहां पर -1 होना चाहिए। यहां पर भी वही सूत्र रहेगा, आई आर इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos फाई। सूत्र तो वही है, दोनों जगह वही लगना है, दोनों जगह वही लगना है। लेकिन जब कह रहे हैं विनाशी व्यतिकरण है, तो विनाशी व्यतिकरण में cos फाई बराबर क्या होना चाहिए, हमेशा -1 होना चाहिए। तो आई आर बराबर क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1, अच्छा 2 रूट I1। अब यहां भी मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर भी मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखते हुए चलता हूं। I1 को क्या लिख सकता हूं, ब्रेकेट बना के समझो, I1 का अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, I2 को मैं अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, जब cos फाई की वैल्यू -1 होगी और -1 का यहां पर गुणा होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, अर्थात -2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 रहेगा। ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये यहां पर क्या बन गया, आई मिनिमम वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, तीव्रता न्यूनतम होती है संपोषी व्यतिकरण में। ये बना अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये विनाशी व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण से सूत्र भिन्न है या नहीं, सूत्र अलग अलग दोनों है कि नहीं। अंडर रूट I1 छूट गया, कहां छूट गया है, कहां अंडर रूट I1 छूट गया, I1 लिखिए वहां, कहां पर भाई I1 नहीं लिखा मैंने, आई आर I1 प्लस I2 प्लस 2
+2 √i1 √i2। सही तो है बच्चा पार्टी। यस सर। बताइए कहां पर मिस्टेक हो रही है? √i1 कहां गया सर? कहां गया? अरे भैया ये देखिए, ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। बताइए संपोसी में i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 i2 cos फाई, तो √i1 का होल स्क्वायर बना दिया इसे i1 को, तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी तो वैसे ही लिखा हुआ है सही, √i1 i2 था, 2 √i1 i2 लिखा हुआ है। अरे संपोसी में देखिए, दिख तो रहा हूं, कहां गायब है? √i1 लिखा है, √i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर, √i1 का स्क्वायर प्लस √i2 का स्क्वायर, सही तो लिखा है। यहाँ तो कुछ बात ही नहीं। चलो तुम लोग अपना दिमाग कभी कभी गलत लगा रहे हो कहीं पर। i1 1 1 लिखा है, सब जगह 1 लगा भी है, कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा इस जगह तुम लोग ना सब कॉमन सेंस इस जगह, ये वाला i1 है, गजब है, धन्य विधाता। बहुत है संपोसी ने ठीक से देखिए सर, ठीक भैया देख लिए, अब यहाँ देख लिए हम, गजब कर दिए हो, लेकिन कमाल कर दिए हो। ऐसा नहीं छापा सुल्तान नाम रखा है ना, कमी देख लेते तुरंत बताते हो सर की मिस्टेक है, सर को भी बता देते हैं हम, है ना। और चाहिए भी मुझे यही एक्टिवनेस चाहिए कि कम से कम कहाँ पर थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो रहा है तो ध्यान तो है, एक 1 भी नहीं लिखा तो कम से कम ध्यान तो है बच्चों को। बच्चों ने बताया सर आपने ये 1 नहीं लिखा, फ्लो में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, √i1 i2 बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे, तो ये चीज है ना। ओके अब फर्स्ट कॉलम 4th लाइन 1 2 3 4, गजब, मतलब आप बता दोगे ना। चलो अच्छा, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये तो होगी तीव्रता का सूत्र। तो याद रखना ये संपोषी व्यतिकरण के लिए सूत्र है तीव्रता का, और ये विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का सूत्र, ये फाइनल है। और ये वाला सूत्र जो है ये कॉमन सूत्र है, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए। इसमें मैंने ये कंडीशन रखी, कौन सी? ध्यान से देखो मेरे दोनों हाथों की तरफ, एक +1 एक -1, ये कंडीशन मैंने अप्लाई की, एक तरफ +1 एक तरफ -1। तो ये संपोषी के लिए या विनाशी के लिए। आगे बढ़े तो ये तीव्रता का सूत्र बना विनाशी व्यतिकरण का, और ये तीव्रता का सूत्र बना संपोषी व्यतिकरण का। अब आयाम के लिए आते हैं प्यारे बच्चों। आयाम के लिए क्या? एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम आयाम। इसके लिए भी क्या? cos फाई क्या रहना चाहिए? +1। यहां पर भी चौथी कंडीशन, आयाम हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और आयाम के लिए क्या? cos फाई बराबर यहां विनाशी व्यतिकरण में क्या रहना चाहिए? -1 रहना चाहिए। बताइए, निकालिए, अर्थात a मिनिमम की वैल्यू बताइए, सॉरी यहाँ संपोषी व्यतिकरण में a मैक्सिमम बताइए क्या होगा? a मैक्सिमम मतलब a r की वैल्यू। अरे देखो भाई देखो भाई देखो भाई, ये √a1 a2 स्क्वायर यही वाला यहां पर रख दीजिए, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई की वैल्यू +1। जब cos फाई बराबर +1 हो तब a मैक्सिमम बराबर √ में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि बच्चा पार्टी यहां पर अब cos फाई की वैल्यू +1 है और आगे बाकी सब कुछ हट गया, तो a मैक्सिमम बराबर बचा √ में, ये क्या अंदर लिखा हुआ है? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर से √ कट गया। अर्थात प्यारे साथियों यहां से आया a मैक्सिमम = a1 प्लस a2। ये सूत्र याद रखिएगा, ये किसके लिए? संपोषी व्यतिकरण में आयाम का सूत्र आ गया। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण में पढ़ लीजिए, क्या? a मिनिमम = √ में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अच्छा, cos फाई की वैल्यू में डायरेक्ट लिखूं प्यारे बच्चों? डायरेक्ट यहां पर लिख दूं -1, क्योंकि cos फाई की जगह पर क्या लिखना है? -1। जैसे यहाँ cos फाई लिख दिया, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -1। तो ये a मिनिमम = √ में क्या बन जाएगा? अब देखो ये -1 का मान लो यहाँ पर गुणा हो गया, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, a मिनिमम बराबर आएगा a1 माइनस a2। ये प्यारे बच्चों आयाम का सूत्र किसके लिए आया? तो विनाशी व्यतिकरण के लिए आ गया है, विनाशी व्यतिकरण के लिए आ गया है। तो ये रहे कंडीशन संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए। मैं बच्चों नहीं चाहता कि मैं भाग भाग के आपको पढ़ाऊं, सिलेबस जो चल रहा है कंटिन्यू, मैं कह रहा हूं 31 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन तो होना जरूरी ना, इसीलिए मैं मैराथन क्लासेस लाता रहता हूं बीच बीच में, ताकि आपका चैप्टर 1 to 8 याद आता रहे। इसमें धारा की बात हुई थी, इसमें विद्युत वाहक बल, सेलों की तुलना, विभव मापी से, गैल्वेनोमीटर से ये सब बात हुई थी, बायोसेवर्ट नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, फैराडे के प्रेरण नियम। तो ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हो तो वो चीजें याद तो आ जाती है ना, स्मरण तो आ जाता है ना। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, मतलब सब कुछ करा रहे हैं हम तो। लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न बता रहे हैं, 6 दीर्घ उत्तरी प्रश्न मैंने पहले ही बताया है ना, हल्के प्रश्न थे, लेकिन वो इसलिए कि ताकि आपको अभी कठिन रख देंगे तो आपको लगेगा कि हमारी तैयारी ही नहीं भैया। तो क्या ये भी है कि क्या सरल प्रश्न नहीं आएंगे? अरे आपको 3 बनाने 6 दीर्घ उत्तरी में, और 6 में 3 सरल रहेंगे और वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है जो भी एनालिसिस चल रही है वो अच्छी चल रही है, और पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने की कि जो भी कंटेंट दूं आपको वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो, अर्थात परीक्षा में आपको सफल बना दे, जो आप हम लोग उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें एग्जाम केवल 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करो जिसमें 11-12 से रिलेटेड अगर फिजिक्स पूछी जाए तो वहां पर जवाब दे सको। बहुत हायर भी नहीं है और बहुत लोअर भी नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा सा, मतलब बिहार बोर्ड के लेवल्स में थोड़ा सा अप करके ही चीजों को बता देता हूं। ठीक है, बिहार बोर्ड में उतना न्यूमेरिकल का वेटेज नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल फिर भी बताता हूं। और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं वहां से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कम पूछता है। आप देखिए आपके मासिक परीक्षाओं के एग्जाम हुए, वहां पर क्वेश्चन क्योंकि वो सब न्यूमेरिकल है, सब न्यूमेरिकल होते हैं एनसीईआरटी, वहां दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है एनसीईआरटी के प्रश्नों में। तो एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना होता है हम लोग को। क्या करना है हम लोग को? एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना है, और उससे एडवांस जो भी हम लोग पढ़ सके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, समय रहता है तो पढ़ा भी देता हूं। तो वही चीज है, हम लोग सिलेबस को प्रॉपर कर रहे हैं और प्रॉपर उसे चलने दीजिए। और दूसरा रिवीजन, तो प्रेशर कतई दिमाग में न रखिए, दिमाग से प्रेशर हटा के रखिए कि सर रिवीजन तो रिवीजन चल रहा है आपका। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी हमारी क्या, YDSE। ये क्या है सर? ये YDSE के बारे में आप क्या बताने वाले हो? जादू करने वाले हैं, जादू। क्या सर जादू करेंगे? लिखिए हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में, यंग का द्विक रेखा, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। सर इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। बहुत ही यंग्स छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे, अरे भाई इन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी दे दी थी। ये इतना खास प्रयोग है जिसकी मदद से ये क्वांटम फिजिक्स की एक छोटी सी शुरुआत भी हो गई थी। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मतलब पार्टिकल, छोटे छोटे कणों के बारे में जानने की इच्छा वैज्ञानिकों के अंदर आ चुकी थी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये न्यूटन सर, आइंस्टीन सर, निकोला टेस्ला सर की जो भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट थे, उनके लेवल का एक्सपेरिमेंट था ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो समझिएगा ध्यान से, इसे हम लोग YDSE बोल सकते हैं शॉर्टकट में। YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत अच्छे से सीखना, समझना। चित्र समझ गए, मेरी बातों को समझ गए, तो आपके अंदर सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया, कंफर्म कर दिया कि वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। बता दिया कि प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करती है, प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। इस बात को प्रूव करने के लिए यंग सर ने क्या किया, वो एक एक चीज हमारी समझते हुए चलिएगा। इन्होंने एक प्रकाश स्रोत लिया, ये क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत है प्यारे साथियों, कैसा प्रकाश स्रोत है? एक वर्णी प्रकाश है। अरे सर ये आप कैसे कैसे शब्द ला रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एक वर्णी का मतलब प्यारे बच्चों होता है एक रंग का, एक रंग का, चाहे वो नीला हो, पीला हो, लाल हो, हरा हो, नीला हो, कैसे भी रंग का प्रकाश हो, एक रंग का लेकर प्रकाश होना चाहिए, श्वेत रंग का प्रकाश नहीं होना चाहिए। वैसे तो यंग सर ने श्वेत प्रकाश को लेकर के ही किया था, लेकिन इनके पास ऑब्जर्वेशन के लिए सारी चीजें थी तो आराम से कर लिया था, और उसको फिर स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए अलग अलग कलर के लिए थे, तो ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट हुआ था। श्वेत प्रकाश में भी होगा, ऐसा नहीं, सूर्य के प्रकाश में भी एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन उसमें उतनी स्पष्टता से नहीं होगा, स्पष्ट रूप से नहीं होगा इसको। तो यहां से प्यारे साथियों हुआ ये कि प्रकाश तरंगे, किरणें बाहर की ओर निकलती हैं, लेकिन इसके बीच में हम रख देते हैं लेंस। क्या रख देते हैं? एक प्यारे बच्चों लेंस रख, इस लेंस का नाम है L। ये उत्तल लेंस है, इसको हमने रख दिया। इस लेंस के फोकस पर ही कोई है प्रकाश स्रोत, टॉर्च। टॉर्च है, टॉर्च को ऑन किया,
ये प्रकाश स्रोत गई जूम। अब प्यारे बच्चों यहां से प्रकाश स्रोत क्या होगा, प्रकाश तरंगे क्या हो जाएंगी, आपको पता है प्रकाश किरणें सर बिल्कुल सीधे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। अरे भाई जानते हो कि नहीं, अगर लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी हो तो वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या कह सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस पर जाके मिलती हैं। बात वही है। आगे प्यारे साथियों हुआ ये क्या हुआ सर, आप आज मतलब बताओगे एक चीज है ना, बिल्कुल बताएंगे। देखो यहां पर प्यारे साथियों हुआ ये कि एक एक पर्दा रखा हुआ, पर्दा, हम्म, पर्दा है। अच्छा रुकना, एक मिनट, मिनट रुकना सर। और अब देखिए भाई, ये यहां पर प्यारे साथियों ये दूसरा पर्दा है, एक लेंस है, यहां से प्रकाश किरणें गई तो यहां पर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है और इस पे दो पतली पतली स्लिट काट दी, छिद्र। बुक में हो सकता है होल बने हो, छोटे छोटे छिद्र, ऐसे छोटे छोटे होल बना रखे हो एक उसमें। मैं यहां पर स्लिट लेता हूं जो बहुत ही पतली स्लिट है प्यारे बच्चों, बहुत पतली स्लिट है, बहुत पतली स्लिट है। एक स्लिट मान लो ये है, एक स्लिट प्यारे बच्चों ये है, ये देख रहे हो एकदम पतली सी स्लिट कटी हुई, और एक स्लिट, और ये स्लिट जो है ना एक दूसरे के पास पास है, बहुत दूर नहीं है। ये दो स्लिट हैं, दो स्लिट हैं, S1 और ये S2, दो स्लिट हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ, एक तीसरा पर्दा रख रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा जब आप अच्छे से सुनोगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ सुनेंगे अब, क्योंकि सुनने वाला विषय है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों मैं यहां पर थोड़ा सा इसको कलर से भर देना चाहता, अच्छे से बस समझाने के लिए। देखो ये पर्दा तीसरा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, और मैं इसे सिखाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको मैं समझाने के लिए क्या कुछ नहीं करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा बच्चा पार्टी, अच्छे से। क्योंकि चित्र अगर अच्छा बन गया ना तो बस, अब आपकी कॉपी वाइट होती है तो वहां पर बताना मुझे अच्छा रहता है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना पाओगे। ये तो मैं यहां पर बना रहा हूं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत नहीं, अब सही लग रहा है, अब लगभग सही लग रहा है, ठीक है। चलो समझना, अच्छे से समझना। मैं यंग सर ने क्या किया, प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश किरणें चली, लेंस रखा, लेंस से समांतर आई, इससे समांतर हो गई प्रकाश तरंगे। इन्होंने ये बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा बताओ, अगर यहां से प्रकाश बिल्कुल सीधे चलता है, आप लोग तो ये जानते हो ना क्या कहा जाता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, कहा जाता है कि नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन वास्तव में इस एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, प्रकाश सुरंग तथा गर्त के रूप में चलता है, जुम जुम जाए जाए, प्रकाश सुरंग तथा गर्त के रूप में चलता है, प्रकाश फैलता है। अभी देखो अगर प्यारे बच्चों यहां से प्रकाश किरणें गई बिल्कुल सीधी रेखा में, तो ये दो स्लिट कटी हुई हैं, ये मान लो L लेंस है, ये M पर्दा है, और ये एक तीसरा पर्दा N है। लेकिन ये दो स्लिट जो कटी हुई हैं, इन पे जब प्रकाश पड़ा तो प्यारे बच्चों अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलना चाहिए तो बताओ क्या हो, सामने वाले पर्दे में, सामने वाले पर्दे में दो, अगर मान लो नीले कलर का प्रकाश है तो दो यहां पर नीले रंग की एक लंबी लंबी पतली स्लिट बन जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यही तो दिक्कत की बात है, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्यारे बच्चों ये कंडीशन दिखी,
ये कंडीशन सर क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा प्यारे बच्चों। पहले डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। पहले डार्क, फिर ब्राइट, और इस प्रकार से फिर डार्क ब्राइट करके फ्रिंजे प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? फ्रिंजे प्राप्त हुई। ये आप समझो। ये इस प्रकार की ब्राइट फिर डार्क, मतलब एक जगह पर चमकदार और एक जगह पर अंधेरा, एक जगह पर चमकदार और एक जगह पर अंधेरा, इस प्रकार की स्लिट प्राप्त हुई। क्या सर एक्सपेरिमेंट था यंग सर का, कमाल हो गया। मतलब एक जगह पर नहीं भैया, ये दो आप क्या कहेंगे, सीधी सिंपल फिनोमेना आपके दिमाग में यही बसा हुआ है ना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इन्होंने बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक बॉक्स के भीतर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, प्रकाश तरंगे डाली, कई प्रकाश तरंगे लेंस से बिल्कुल समांतर सीधी रेखा में गई, और यहां पर दो स्लिट के बीच में प्रकाश तरंगे गई, सीधी रेखा में गई, वहां पर्दे में बस दो ही ब्राइट बनने चाहिए थे, जहां पर प्रकाश जिस रंग का जा रहा है वो बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्यारे बच्चों। हुआ ये कि ये जो बीच में जगह, इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी मान लो d है, इस बीच में ब्राइट मतलब दीप्त, ब्राइट का मतलब क्या हुआ प्यारे साथियों? दीप्त। दीप्त, दीप्त मतलब ब्राइट। और ब्राइट कहां पर बनेगी? ये दीप्त पट्टी बनी, दीप्त पट्टिका बोलते हैं इसे, पूरी लंबी लंबी यहां तक क्या पट्टिका। यहां पर मतलब क्या हो रहा है? यहां पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। वाह वाह सर, अब समझ में आया कि आप इतना संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को क्यों बता रहे थे। यहां पर प्यारे बच्चों ये जो पट्टी है इसे अदीप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदीप्त। अदीप्त का मतलब डार्क, अदीप्त का मतलब डार्क, और डार्क का मतलब यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है विनाशी व्यतिकरण। क्या हो रहा है? विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। वाह सर, अब कॉन्सेप्ट समझ में आया। इतनी देर से हम संपोषी विनाशी व्यतिकरण को समझ नहीं पा रहे थे, आखिर इसका यूज कहां पर होगा। अब ये दैनिक जीवन में भी चीजें हो सकती है, इस एक्सपेरिमेंट को आप कर भी सकते हो। घर पे एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना, बोतल वगैरह का, बोतल वैसी ना हो तो कोई और प्लास्टिक की हो, एक्सरे है जैसे, एक्सरे जैसे वाली कोई पन्नी हो, एक्सरे ना लेना है ना, किसी का एक्सरे खराब करो ऐसे उसी तरह की कोई कड़ी टाइट पन्नी हो, और उसको काला काला पेंट कर लेना, ठीक, और उसमें फिर ब्लेड से एकदम पतली सी, मोटी नहीं काटना, इसकी जो स्लिट की ये जो स्लिट की चौड़ाई है ना, ये S1 और S2 की लगभग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर हो, इतना पतला ब्लेड से एकदम दो पतली काट दो, नजदीक नजदीक, दूर नहीं। और फिर रात के अंधेरे में प्रकाश डालना, एकदम सीधी रेखा में प्रकाश जाए, और देखना आपको ऐसे सामने दीवार पर क्या दिखेंगी? लाइनें दिखेंगी, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। घर वालों को बुलाना, आ जाओ मम्मी पापा भैया भाभी जो भी हो, सब लोग आओ, देख लो, ये देखो मैंने बना दिया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर अपना नाम बता देना, ठीक है, कि मेरा नाम गोलुआ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाम यहाँ पर हम चेंज करवा देंगे, यहाँ पर आपका नाम चेंज करवा देंगे, दीपक कुमार जैसे कर देंगे तो दीपक कुमार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सोनू कुमार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अमित कुमार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, गौरव कुमार, अभिषेक भारती, प्रीति यादव, धर्मेंद्र, प्रिया कुमारी, सौरव, सोनू, अंकेश, मंजीत, ठीक है, चंद्रशेखर कुमार, खुशी, चंदन, नितेश, सौरभ, शिवम, यदुवंशी, शुभम, चलो सागर, अब सबके आने लगे ना, सत्यम कुमार, सोनी पांडे, अनु यादव, सुप्रिया कुमारी, रजनीश, एमडी वसीम, अरमान, इंदल बोलो राज यादव। अच्छा लगा। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा, मतलब यहां पर प्यारे बच्चों दीप्त अदीप्त इनको बोलते हैं, ये जो बन रही ना दीप्त अदीप्त, इनको हम लोग जो अभी भाषा व्यतिकरण की भाषा में पढ़ेंगे फ्रिंज बोलेंगे। पट्टी ना बोल के पता क्या बोला जाएगा? पट्टी ना बोल के इन्हें बोला जाएगा फ्रिंज। पट्टी ना बोल के इनको क्या बोला जाएगा? फ्रिंज बोला जाएगा, फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज। क्या बोला जाएगा? दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। कहां बन रही है, कैसे बन रही है? तो ये था कुछ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसको अब अपनी भाषा में लिखना है आप लोगों को। कैसे लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। प्रश्न में आएगा कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को उत्तर पुस्तिका में लिखिए, और किस प्रकार उन्होंने दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनाई या दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बताया, सचित्र वर्णन कीजिए। तब आपको वर्णन करना पड़ेगा। और वैसे भी सीखने वाली चीज है भाई मेरे, सीखने वाली चीज है। क्या ले वाली, अरे करना प्रयोग, अच्छा कल ढूंढना पूरा दिन घर में, घर वाले क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं आज हम प्रयोग करेंगे, खोजो, ठीक है ना। काला पेंट मिले कोयला पोत देना, ठीक है, कोयले से पेंट कर देना, घर में कोयले से पेंट कर देना, तो बस वो एकदम डार्क, ये प्लेट है ना एकदम एकदम डार्क बना लेना, और फिर उसमें ब्लेड से दो पतली पतली स्लिट काट देना। इतनी पतली स्लिट काटना, आप कहेंगे सर स्लिट काटेंगे लेकिन वो क्या हो जाएगा? स्लिट जैसे ही काटेंगे
काटना नहीं है, स्लिट काटिए नहीं, सुनो, स्लिट काट दोगे तो वो जुड़ी रहेगी, काटो नहीं। काला काला पेंट कर दो, माचिस की तीली से ऐसे लंबी लंबी, बस वो उस जगह का पेंट साफ कर दो। माचिस की तीली से थोड़ा सा आगे नुकीला बना लो और उससे पेंट उस जगह का साफ कर दो, 2 जगह का पेंट एकदम पतला पतला साफ कर दो। और प्रकाश आरो पार जा सके, पारदर्शी माध्यम हो, ठीक है। कांच का कोई टुकड़ा लेना, दर्पण नहीं लेना कि प्रकाश डालो तो फिर लौट के इधर ही आ जाए। कांच का कोई टुकड़ा ले सकते हो, कांच का भी कोई टुकड़ा ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है। कांच का कोई टुकड़ा हो प्लेन एकदम पारदर्शी, उसको काला पेंट कर दो। ना काला पेंट करो तो दीपक लो और दीपक में उसको जला दो, उसका कार्बन वो हो जाएगा। फिर जब कार्बन हो जाएगा काला काला, उसमें से माचिस की तीली से 2 स्लिट बना दो और रात के अंधेरे में जाओ, प्रकाश मारो, साए आगे देखो, 2 स्लिट झमाझम दिखेंगी। अरे वाह सर, चमत्कार हो गया है, तो हम बन गए साइंटिस्ट, द यंग साइंटिस्ट ऑफ द बिहार, है ना। चले जाना, ठीक है, मजा आएगा ना। पर्दे पर बने, पर्दे का मतलब आप दीवार पे बना लेना, कौन सा आपको फिर प्रयोग करके, प्रयोग हो चुका है आपको बस देखना है कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं। मजा आएगा, थोड़ी देर 1-2 घंटे अपने आप को बिजी रखोगे, फिजिक्स का इंटरेस्ट लोगे, है ना। चलो अब इन बातों को हम लोगों को लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों शब्दों में। क्या किस प्रकार से शुरुआत करें, क्योंकि यंग सर ने इसे 1801 में इस बात को सत्यापित किया था, ठीक है। 1801 में यंग सर ने इसे बताया था, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, भाषा लिखना शुरू करते हैं। सर थॉमस यंग ने, ऐसे ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बिहार बोर्ड 2025 में लिखना पड़ेगा। यंग ने 1801 ईस्वी में द्विक प्रकाश स्रोत द्वारा द्विक रेखा छिद्र प्रयोग किया। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग किया। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, ठीक है। द्विक रेखा छिद्र इसमें क्या किया, प्रयोग किया। अब चित्रानुसार बात लिख सकते हैं पूरी सब। प्रकाश स्रोत एस से चलने वाला प्रकाश स्रोत एस से ही तो चल रहा है प्रकाश स्रोत एस से चलने वाला एक वर्णी प्रकाश। कैसा प्रकाश है, एक वर्णी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से चलने वाला एक वर्णी प्रकाश उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति क्या करेंगे, उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यह प्रकाश सामने पर्दे का नाम क्या है, सामने पर्दे एम में दो पतली झिर्री जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्लिट। 2 पतली झिर्री से होकर गुजरता है। अब होकर गुजरता है, लेकिन अब क्या होगा, से होकर गुजरता है। यहां दोनों स्लिट मतलब दोनों झिर्रियां S1 व S2 द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करती हैं। द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करती हैं। द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। दोनों स्लिट जो हैं वो द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं।
अब द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं और यहां से चलने वाला प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि सुरंग तथा गर्त के रूप में चलता है। ठीक है, सुरंग यहां द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है। अब प्रकाश सुरंग तथा गर्त के रूप में, सुरंग तथा गर्त के रूप में आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है मतलब सुरंग तथा गर्त के रूप में यहां से आगे बढ़ेगा, सुरंग तथा गर्त के रूप में आगे बढ़ता है और पर्दे एन पर, पर्दे एम और वो वाला क्या है एन, पर्दे एन पर दीप्त तथा, दीप्त मतलब ब्राइट, दीप्त मतलब ब्राइट, दीप्त तथा अदीप्त, दीप्त तथा अदीप्त, अदीप्त मतलब डार्क, डार्क पट्टियां, डार्क पट्टियां, या पट्टियों को ही क्या बोलेंगे, फ्रिंजे बोलेंगे, पट्टियां या फ्रिंजे बनाता है, फ्रिंजे बनाता है, फ्रिंजे बनाता है। जहां पर सुरंग तथा प्रकाश स्रोतों S1 व S2 के, प्रकाश स्रोत S1 व S2 के जहां पर S2 के, जहां पर सुरंग तथा सुरंग या गर्त तथा गर्त, जहां सुरंग से सुरंग ऐसा लिखना है, जहां सुरंग से सुरंग तथा गर्त से गर्त मिलता है, गर्त से गर्त मिलता है वहां दीप्त फ्रिंज बनती है, गर्त से गर्त मिलता है वहां दीप्त फ्रिंज बनती है, वहां दीप्त फ्रिंज बनती है, अर्थात संपोषी व्यतिकरण होता है, अर्थात वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। जहां गर्त, सुरंग से गर्त, जहां सुरंग से गर्त या गर्त से सुरंग है ना, या गर्त से सुरंग मिलता है, सुरंग मिलता है, वहां अदीप्त फ्रिंज बनती है, अर्थात वहां विनाशी व्यतिकरण होता है, अर्थात वहां विनाशी व्यतिकरण होता है, वहां तीव्रता कम होती है, विनाशी व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता। तो इतनी लैंग्वेज लिख देंगे पर्याप्त है। ठीक है, बिल्कुल अविनाश कुमार जी, समीर सिंह जी, सर बना के लिखना होगा एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम में बना के फिगर, ये इतनी बातें लिखनी पड़ेंगी। और भी हैं प्रस्पंद रेखाएं तथा निस्पंद रेखाएं। प्रस्पंद रेखाएं वे होती हैं जो सुरंग संग मिल रहे हैं ना, उन्हीं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा कहलाती है। ठीक है, और निस्पंद रेखा क्या होती है, मतलब वो कहलाती एंटी नोडल, और निस्पंद रेखाएं कहलाती हैं नोडल लाइंस। निस्पंद रेखा क्या होती हैं, जहां विनाशी व्यतिकरण मिलता है, जहां सुरंग से गर्त या गर्त से सुरंग मिल रहा हो, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा विनाशी व्यतिकरण वाली, तो वो क्या कहलाएगी, निस्पंद रेखाएं कहलाती हैं, नोडल लाइंस। लेकिन उनको मैं अलग से बता दूंगा फिलहाल। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज मैंने कल शायद बताई थी कि नहीं आपको, कला संबंध स्रोत के बारे में, कला संबंध स्रोत के बारे में बताया था। हेडिंग लिख लीजिए अगर ना बताया हो तो भाई, परिभाषा अगर नहीं लिखी हो तो 2 नंबर की परिभाषा है। कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत किन्हें कहते हैं, स्रोत या इंग्लिश में बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, तो इसके लिए परिभाषा लिख लीजिए। वे प्रकार ऐसे स्रोत, ऐसे स्रोत जिनसे, ऐसे प्रकाश स्रोत है ना, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच
जिनके बीच कोई कलांतर, जिनके बीच कोई कलांतर ना हो, जिनके बीच कोई कलांतर ना हो या कलांतर स्थिर हो, या कलांतर स्थिर हो, उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहते मतलब कलांतर ना हो, और अगर कलांतर है भी तो वो हमेशा के लिए नियत रहे, तो उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। क्या, चलिए देख लेते हैं उसको भी भैया। कहां पर है भैया प्रकाश स्रोत रेखा द्वितीयक, एकवर्णी प्रकाश होकर द्वितीयक, ये ना द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है। चलो, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, और मिलते हैं कल की क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। कल मैराथन क्लास है, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है, रियल पावर ऑफ टारगेट बोर्ड को दिखाना है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपके साथी हैं बुलाना है, क्योंकि इस मेहनत को साकार करने में आप सभी की अहम भूमिका होगी। तो बच्चों कल की क्लास में मिलेंगे, अपना सहयोग सपोर्ट आपको कल की क्लास में कर, तैयार होकर आना, मतलब कॉपी और पेन, शाम को कहीं भी घूमने नहीं निकलना, क्लास को इंतजार करना, और क्लास शाम को अपने टाइम पर शुरू होगी। तो अपने सभी काम को कर लेना, क्योंकि अब बिहार बोर्ड परीक्षा प्यारे बच्चों सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी तो मान लो हम लोग की और प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का समय है, इसमें हम खूब मेहनत कर लें। यही 5 महीने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बनाने के लिए थोड़ा सा दे दो, तो अच्छे अंक आ जाएंगे, तो आपका अंदर मनोबल बढ़ जाएगा। फिर आप किसी भी कंपनी को या आगे एजुकेशन को करने के लिए आपके मन में एक प्रेरणा होगी, आप सेल्फ मोटिवेट होगे, तो आपको काम करने में अच्छा लगेगा, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, अच्छा हम इतना कर भी सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। विदा लेता हूँ, खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को खुश रखने का। तो जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बहुत